हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग कला संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जनरली बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत कम लोग की किताबों में इसके बारे में चर्चा मिलती है। आधुनिक स्थापत्य कला, इसकी आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। स्थापत्य कला को लेकर के आज हमारा अंतिम लेक्चर होगा। इसमें आधुनिक काल में यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद भारत में जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो बदलाव आया था उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सभी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पर क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो सभी लोग प्रॉपर तरीके से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और इसको सही ढंग से अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। पेन पेंसिल लेकर के बैठिएगा, उनको नोट कीजिएगा। और आप सामने जो दिखाई दे रहा है ये वही क्षेत्र है, वही बिल्डिंग है जहां पर आप लोगों को पहुंचना है। नॉर्थ ब्लॉक, प्रशासनिक अधिकारियों का केंद्र। एक साउथ ब्लॉक है, एक नॉर्थ ब्लॉक है। यहीं पर सभी IAS अधिकारी, सभी लोग यहां पर इनके ऑफिस बने हुए हैं। और ये संरचना आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन है। आज भी उसी संरचना का हम उपयोग करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यूरोपीय लोगों ने भारत में कैसी स्थापत्य कला का विकास किया होगा। इनमें कुछ संरचनाएं देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ कुछ संरचनाएं जो हैं आपके मध्यकाल की परंपरा से जुड़ी लग रही हैं, जैसे गुंबद वगैरह है या छोटे छोटे गुंबद हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। या बीच में जो गेट है आप देख रहे हैं जो है मेहराब टाइप का, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ताजमहल के सामने आपका बना हुआ फाउंटेन हो, है कि नहीं? या चारबाग शैली के 2 गार्डन बने हुए हैं, उसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्थापत्य कला के उन्हीं सभी रूपों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे पहले तो आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि सभी लोगों तक क्लास का मैसेज पहुंच सके। ओके, चलिए देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा। आधुनिक स्थापत्य कला में हम जो मानते हैं वो है यूरोपियों के प्रभाव को लेकर के, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का ही यहां पर प्रभुत्व था। उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, उसके बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिशर्स आए। इनमें एक छोटी सी कंपनी डेनिश भी थी, लेकिन कुछ समय के लिए रही, तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमको नहीं मिलती है कि क्या संरचना बनाई और क्या नहीं बनाई, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन पुर्तगालियों से लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक का इतिहास रहा और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग केंद्र विकसित किए। जैसे हम बात करें तो पुर्तगाली आए तो इन्होंने अपना केंद्र जो बनाया दक्षिण भारत में कोचीन और गोवा को केंद्र बनाया। डचों ने देखा जाए तो डचों का जो केंद्र है वो सूरत है, भड़ौच है। सूरत या भड़ौच कह सकते हैं, वहां पर उन्होंने अपना केंद्र बनाया। फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी है, चंद्रनगर है। इन्होंने यहां पर अपने केंद्र बनाए और कुछ अपनी संरचनाओं का निर्माण भी किया, है कि नहीं? पौंडीचेरी, चंद्रनगर। और ब्रिटिशर्स के बारे में बात किया जाए तो ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा सब पूरे भारत पर ही राज किया, तो उनकी जो संरचना है वो पूरे हिंदुस्तान में है। संरचना है उनकी, सोचिए, बंगाल के कलकत्ता में, कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है, दिल्ली है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने अपनी स्थापत्य कला को विकसित ना किया हो। लेकिन आप लोग ये ध्यान मत दीजिएगा कि ये सर आपने एरो बना रखे हैं कि फ्रांसीसी क्या ब्रिटिशर्स के बाद आए, पहले आए थे? जी नहीं, ब्रिटिशर्स पहले आए थे, लेकिन मैं कला संस्कृति के हिसाब से मैंने इसको सेट कर रखा है कि सबसे लास्ट में हम लोग ब्रिटिश कंपनी के स्थापत्य कला या ब्रिटिश सरकार के स्थापत्य कला को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना?
अब बात आती है कि क्या इन सभी लोगों ने एक ही जैसी स्थापत्य कला का विकास किया था? क्या एक ही जैसी इनकी शैली थी? जी नहीं। देखिए, सभी अपने अपने उद्देश्यों के दृष्टिकोण से आए थे और वो उद्देश्य था भारत के संसाधनों पर कब्जा करना, भारत से व्यापार करना, लाभ कमाना और भारत के संसाधनों को उपयोग करके अपने देश ले जाना। इसी क्रम में उन्होंने भारत में कुछ बस्तियां बसाई, तो उन्होंने अपने लिए दो चीज़ों का निर्माण किया। और जैसा कि हर व्यक्ति करता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति भी होता है और एक धार्मिक व्यक्ति भी होता है, तो इसी तरीके से ये लोग जो आए तो इन्होंने भी धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों संरचनाओं का निर्माण किया। धार्मिक संरचनाओं के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने चर्च बनाए अपने ईसाई धर्म के लिए, और दूसरी तरफ इन्होंने कुछ प्रशासनिक केंद्र बनाए गैर धार्मिक में, प्रशासनिक केंद्र बनाए। कुछ उन्होंने नगर बसाए, नगर या कह सकते हैं शहर बसाए, ठीक है ना। कुछ इन्होंने अन्य संरचनाएं भी बनाई, अन्य संरचनाएं यानी कि भवन भी बनाए। तो इन सारी चीजों को दृष्टिकोण में हम ध्यान के देख सकते हैं। ओके, तो एक आपकी धार्मिक संरचना, दूसरे आपकी गैर धार्मिक संरचना में ये सभी तत्व आए हैं। तो दोनों तरीके की चीजों का इन्होंने विकास किया, सारी चीजें की। ठीक, अब बात आती है कि शैली कौन सी अपनाई। तो यहां पर मैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्होंने जो शैली बनाई। पुर्तगाली जब आए तो सबसे पहले उन्होंने ओबेरियन शैली और बरोक शैली का इस्तेमाल किया था। ओबेरियन और बरोक शैली, ये उनके अपनी शैलियां हैं जो यूरोप में चलती हैं। ओबेरियन शैली में उन्होंने अपने शहर का निर्माण किया, शहर कह सकते हैं या भवन कह सकते हैं, ओबेरियन शैली में बनाए गए, ठीक है ना। और बरोन शैली या बरोक शैली भी कहते हैं, कहीं कहीं बरोन भी लिखा रहता है। बरोन शैली जो है, इसका इस्तेमाल किया उन्होंने चर्च को बनाने के लिए, यानी कि धार्मिक स्तर पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। चर्च के निर्माण के लिए उन्होंने बरोन या बरोक शैली भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। डच लोगों ने, चूंकि इनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, इसलिए इन्होंने इसकी कोई विशेष शैली इनकी नहीं मिली है जिसे हम कह सकें कि कोई विशेष शैली बनाई हो। इन्होंने परंपरागत गॉथिक शैली, जो यूरोप की परंपरागत शैली है, गॉथिक शैली, उसी का ही इस्तेमाल किया। यह याद कर लीजिए, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके एवरीबॉडी, मैं आज सारी शैलियां आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो आपने पढ़ी भी होंगी या नहीं भी पढ़ी होंगी, वो सब सुन लीजिए, एक जगह पर कंपाइल कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि मेरी क्लास से आपको किसी भी किताब में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना आपको मैं यहां दे दूंगा। ठीक, फ्रांसीसियों की शैली देखा जाए तो कार्टेशियन प्लान उन्होंने बनाया, ये शहर के निर्माण के लिए कार्टेशियन शैली कहते हैं, शहर के निर्माण के लिए। और गॉथिक शैली जो इन्होंने अपनाई, वो बनाई इन्होंने चर्च के लिए, गॉथिक शैली। ये उनकी देखिए यूरोप की परंपरागत शैली है, इसलिए इसको गॉथिक शैली के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ब्रिटिशर्स ने नव गॉथिक, इंडो सार्सेनिक, गॉथिक, एक नहीं बल्कि इन्होंने कई सारी शैलियों का निर्माण किया है, यूज किया है। इंडो सार्सेनिक है, विक्टोरियन शैली है, विक्टोरियन। एक इसी को रेनेसा शैली भी कहते हैं, रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण शैली, वो भी इन्होंने अपनाई, रेनेसा शैली, ठीक है ना। इसमें इन्होंने नवशास्त्रीय शैली भी है, न्यू क्लासिकल शैली, नवशास्त्रीय शैली। इन्होंने सभी प्रकार की शैलियों का निर्माण किया था, उपयोग किया था यहां पर, गॉथिक, नवगॉथिक, इंडो सार्सेनिक, ये सारी। लेकिन मुख्य तौर पर जो हैं वो ये दो हैं, नवगॉथिक और इंडो सार्सेनिक शैली, जिसका इन्होंने यहां पर उपयोग किया और भारत में इसका विकास किया, विस्तार किया। और एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण, एक से बढ़कर एक संरचनाओं का निर्माण किया, जिसको आज आप लोग देखते हैं। चाहे देखिएगा, आप देखेंगे ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा योगदान है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। आप राष्ट्रपति आवास देखिए, पुराना वाला, वो एक ही है, राष्ट्रपति आवास। पार्लियामेंट देखिएगा, पुरानी वाली, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया देखिएगा, इंडिया गेट देखिएगा, ठीक। और चले जाइए आप, विक्टोरिया हॉल देख लीजिएगा, मद्रास का चर्च देख लीजिएगा,
मद्रास हाई कोर्ट देख लीजिएगा, बेंगलुरु हाई कोर्ट देख लीजिए, कर्नाटका हाई कोर्ट, कितने सारे कॉलेज बनाए आपके, उन कॉलेज की संरचना देखिए आपका। आज सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, ठीक है ना, आपका उसी तरीके से अमृतसर का आपका जो है खालसा कॉलेज, उसकी बिल्डिंग देख लीजिए। ये सब उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं और एक से बढ़कर एक संरचना है। और ऐसा भी मत समझिए कि खेल ब्रिटिशर्स की ही संरचना ऐसी है, सभी की बेहतरीन संरचना है। इसलिए मैं सब पर डिटेल में चर्चा करूंगा, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए। और एक चीज आप लोगों के लिए और बता देते हैं, आप लोगों के लिए मॉर्निंग बैच अनाउंस कर दिया गया है सुबह 8 बजे। 20 मार्च से आपका मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है और 20 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। उसके लिए फीस जो डिसाइड की गई है मात्र 24,999 रुपए, लेकिन यह भी डिस्काउंट में आपको तब मिलेगा जब आप MK लाइव कोड यूज करेंगे। दोस्तों, ये मार्च का दूसरा बैच है, हिंदी माध्यम का है 2025, और जो 2026 में एग्जाम देना नहीं, मेरे अनुसार एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस बैच की शुरुआत मैं ही कर रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी के साथ यह बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है। मेरे साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए इसमें, और मैं चाहूंगा कि इस बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को पूरा अंतिम चरण तक लेकर के जाइएगा, सफलता आपके घर तक निकल करके आए, उसको करिए। आधे अधूरे मन से तैयारी करने से कोई भी काम हो वो उतना ज्यादा उपयोगी नहीं होता। हालांकि हम लोग तो देखिए यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, पेड बैच में पढ़ाते हैं, उतनी मेहनत से पढ़ाते हैं सभी छात्रों को, और आप में से बहुत सारे छात्र क्लास कर रहे हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कवर करिए। और ये 2 साल का पूरा कोर्स है। 2 साल के कोर्स की फीस आपकी मात्र 24,999 पड़ेगी। यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 2 फायदे मिलेंगे, एक डिस्काउंट और दूसरा मेरा व्यक्तिगत सपोर्ट। आप लोगों की तैयारी के लिए एक पर्सनल गाइडेंस के तौर पर, आप में सभी लोग मुझसे जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो मैं हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, उसको गाइड करने की कोशिश करता हूं, सही दिशा दिखाने की कोशिश करता हूं। और एक चीज समझ लीजिएगा कि बिना कोच के, बिना मेंटर के, बिना गाइड के सफलता बहुत मुश्किल है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था महाभारत के युद्ध का। अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे और कर्ण भी कम बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर था, एक अच्छे सारथी का, एक अच्छे कोच का, एक अच्छे मेंटर का। आज कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी देख लीजिए, सबका कोई ना कोई कोच है और वो एक प्रॉपर रणनीति के तहत ही काम करते हैं, प्रॉपर डिसीजन के साथ काम करते हैं, आधे अधूरे तरीके से काम नहीं करते। मैं एक चीज जानता हूं कि यदि आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं तो एक अपना लक्ष्य चुनिए, उस पर जी जान से लग जाइए। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके सफलता हासिल करना तो डेफिनेट इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। और ये बैच आपके 4 चरणों में चलेगा। सामान्य तौर पर सभी कोचिंग में जाएंगे तो एक ही साथ में बिठा दिया जाता है, प्री कम मींस फाउंडेशन एक ही बैच होता है। हम इसको 4 अलग अलग फेज में लेके जाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। पहले आपके लिए प्री कम मींस की अलग फाउंडेशन क्लास चलेगी, तो पूरे 13 महीने का, कंप्लीट 13 महीने का पूरा ये पहले ये कोर्स है। उसके बाद में जब ये हो जाएगा, उसके बाद में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो प्री के लिए अलग से क्लास चलेगी, प्री के लिए सेपरेट क्लास विद टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन, अलग से कोई चार्ज नहीं। मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, अलग से कोई चार्ज नहीं। 4 महीने दिल्ली में बुलाया जाएगा प्री पास करने के वाले सभी छात्रों को, कि आप आइए, हम आपको यहां पर गाइड करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, करंट अफेयर के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो आपका वीक सेक्शन है उसको यहां पर कंप्लीट करवाएंगे। वीक सेक्शन सिलेबस तो हमारा कंप्लीट है, हमारी अब जिम्मेदारी क्या है, हम आपको सफलता तक लेकर के जाएं। और 4 महीने दिल्ली में रहने का आपसे कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा, वो सब कुछ संस्थान की तरफ से होगा। और उसके बाद चौथा चरण आपका इंटरव्यू, सभी बड़े IAS अधिकारियों के साथ डेली आप लोगों के मीटिंग, डिस्कशन और आपके पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट। फीस मात्र 24,999, 1,000 रुपए महीने भी नहीं पड़ रहा लगभग, सोचना। तो बेहतर है थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, घर वालों से थोड़ी सी बातचीत कीजिए, थोड़ा संघर्ष कीजिए,
थोड़ा सा जिनके पास पैसे की समस्या, मैं जानता हूँ बहुत समस्या है इनके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए ये अमाउंट भी बहुत बड़ा है। लेकिन बेटा जिंदगी में जब सपना इतना बड़ा देखा है, तो सपना जब इतना बड़ा देख लिया, जब आपके पास संसाधन नहीं है और सपना आईएएस बनने का है, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने का है, तो बेटा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, त्याग भी उतना ही बड़ा होगा, सारी चीजें उतनी ही बड़ी होंगी। और बहुत सारे छात्र देखिएगा, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रहते हैं, कोई स्टेशन पर रह करके एग्जाम निकाला, कोई रिक्शा चला के एग्जाम निकाला, किसी ने चौकीदारी करके एग्जाम निकाला, सबने पैसा कमाया। मैंने भी एग्जाम निकाला, सारी चीजें की, मैंने ट्यूशन पढ़ाई, मैंने हर काम किया, मैंने ऑफिस में भी काम किया, 8-8 10-10 घंटे की ऑफिस की ड्यूटी करके, उसके बाद कुछ पैसे मिलते थे, उससे मैं पढ़ाई करता था। तो ऐसा नहीं है कि संघर्ष आपके साथ ही है, और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर वाला आएगा आपके हाथ में 25,000 30,000 40,000 50,000 रुपये दे के चला जाएगा। थोड़े से आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और यही स्ट्रगल, यही संघर्ष आपको जिंदगी में एक अच्छा संघर्षशील युवा बनाएगा, जो एक अच्छा अधिकारी बन सकता है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा सभी लोग। बाकी कोई भी डाउट है तो ध्यान रखिए, मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इस ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का पीपीटी, पीडीएफ, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सभी चीजें आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, MK लाइव कोड बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे टेस्ट सीरीज क्लास अटेंड करिए, चाहे बुक्स परचेज करिए, चाहे एनसीईआरटी क्लास अटेंड कीजिए, चाहे ऑप्शनल की क्लास अटेंड कीजिए, कुछ भी अटेंड कीजिए, इस कोड को लगाएंगे तो मेरे साथ आप ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे और डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। ओके, ये टेलीग्राम का बार कोड है एवरीबॉडी, तो आराम से इसको ज्वाइन करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुर्तगाली स्थापत्य कला की। पुर्तगाली स्थापत्य कला, मैंने कहा था, ओबेरियन शैली और बरोक शैली इन्होंने अपनाई थी। कहीं कहीं पर, ये मैंने पहले भी कहा, बरोक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं बरोन शैली भी लिखा रहता है। बरोन शैली इसको हम कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले आपके जो पुर्तगाली हैं, आपके 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था और उसने कालीकट के जमोरिन शासक से अपने व्यापार को लेकर के कुछ छूट प्राप्त की थी और माल लेकर के यहां से गया। उसके बाद धीरे 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 यहां पर उनकी फैक्ट्रियां स्थापित होती चली गईं। विशेषकर उनकी फैक्ट्रियां बनी कोचीन में, और बाद में उनका गोवा इनका मुख्य केंद्र बना, मुख्य केंद्र, और कोचीन आपकी फैक्ट्री बनी, पहली फैक्ट्री। बाकी कई अन्य जगहों पर भी थी इनका देखा जाए तो। इनके अगर देखा जाए, दादरा नगर हवेली है, ठीक है, दमन दीव है, वो भी इनके कब्जे में था, सारी चीजें थी। और यहीं पर इन्होंने कई सारी चीजों का निर्माण किया, यानी कि यहां पर पुर्तगालियों ने अपने नगर भी बसाए, यानी कि नगर की संरचना, जिसे हम आवास भी कह सकते हैं, आवास भी बसाए, और इन्होंने यहीं पर अपने चर्च भी बनाए। ये आपका जो चर्च है जो देख रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो चर्च है बड़ा इंपॉर्टेंट चर्च है। ये, इसका खास बात यह, देखने में कोई खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों? क्योंकि यहां पर वास्को डिगामा को दफनाया गया था। यह है कोची का फ्रांसिस चर्च, ध्यान रखना, कोची का फ्रांसिस चर्च, यहीं पर ध्यान रखना वास्को डिगामा दफनाया गया था। वास्को डिगामा की यहीं पर मृत्यु हुई थी, दफनाया। 14 साल बाद उसकी अस्थियां निकाल करके बाद में लिस्बन लेके गए थे, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में इसको दफनाया गया, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका कैथेड्रल चर्च, कैथेड्रल चर्च है ये आपका पुर्तगालियों का कैथेड्रल चर्च, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स और कैथेड्रल आपका चर्च है वहां का, ठीक है ना, गोवा का। ठीक, ये ध्यान रखना, कितनी बेहतरीन कलाकारी है। अब मैं बात करता हूं कि आखिर इन्होंने इस शैली में किन किन चीजों को यूज किया था, कैसे कैसे किया था। देखिए, ओबेरियन जो शैली है, मैं यहीं पर डिस्कस करता हूं, उसको ध्यान रखना।
ओबेरियन शैली, पुर्तगालियों की। ओबेरियन शैली में इन्होंने कह सकते हैं कि नगर यानी कि शहर और आवास, इनका निर्माण करवाया। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा विशेषताएं। इन्होंने किन चीजों का यहां पर इस्तेमाल किया देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अलग प्रकार के घर, बरामदे वाले घर उन्होंने बनाए। बरामदे युक्त घर की परिकल्पना की। बरामदे वाले घर की परिकल्पना, यानी घर है, सब कुछ है, लेकिन बरामदा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने खिड़कियों की व्यवस्था की। खिड़कियां, बोले खिड़कियां बरामदे में खुलनी चाहिए। यानी कि ये आपका घर और यहां पर देखा जाए तो ये बरामदा, तो नेचुरल सी बात है उसकी खिड़कियां यहां पर आपके बरामदे में खुलनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है ना, बरामदे में खुलनी चाहिए। तीसरी चीज इनकी विशेषता कि इनके मकानों में रेलिंग का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। रेलिंग का उपयोग किया गया। बिना रेलिंग के कुछ नहीं होगा। घर के चारों तरफ रेलिंग जरूरी है, जो कि दूसरों से अलग दिखना जरूरी है, ठीक है। चार दीवारी का निर्माण, यानी कि अपने घर को चार तरफ से अलग से कवर करना, चार दीवारी का उपयोग। अभी जयपुर वगैरह के कुछ शहरों में या कुछ अच्छे घरों में आप देखते होंगे तो वहां पर इस तरह की चीजें मिलती हैं। छोटे मोटे स्तर पर ये नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के पास जमीन नहीं होती। यहां पर क्या है कि ये रहा आपका मकान और इसके चारों तरफ इस तरीके से बीच यहां पर चार दीवारी, पीछे से भी चारों तरफ से ये रही, और यहां पर उसका बरांडा, यहां पर उसका दरवाजा, मुख्य दरवाजा, ठीक है ना। यहां पर इनकी खिड़कियां कमरों की इस तरीके से खुलती हैं, चार दीवारी, और यहां पर बाकायदा रेलिंग, ये समझ लीजिएगा, ठीक। और क्या खास बात है? खास बात यह है कि इनकी जो छत है, छत छत पर लकड़ी की कारीगरी, लकड़ी की कारीगरी, कारीगरी यानी कि आभासी छत, आभासी छत का प्रयोग। यानी कि जो सीलिंग होती है छत की, छत तो बनाई दी, लेकिन लकड़ी की और डिजाइन की हुई छत का उपयोग यहां पर किया गया। यहां मैं दिखाता हूं, जिसको आगे जाकर के कई लोगों ने, डचों ने भी इसको अपनाया था। ये देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ये रहे, डचों ने भी जाकर के इस शैली को अपनाया गया था। ये रही आपकी लकड़ी की बनी हुई छत, बेहतरीन, सुंदर। अब आप देख लीजिएगा, सेम यही शैली आपकी उनकी भी थी, डचों की भी। तो डचों की भी देख रहे हैं, बाकायदा बरांडा है, बरांडे में अंदर आपकी खिड़कियां खुली हुई हैं, कमरे हैं, ये सब बरांडा है अंदर, ये वाला, ये रहा सब बरांडा। बरांडे के अंदर अभी हमारा क्या होता है कि सड़क से ही सीधा दरवाजा खुल जाता है, क्यों, जगह कम है। उन लोगों ने उस तरीके से बनाए थे। ये डचों का आपका शैली है, उसी शैली को इन्होंने भी अपनाया था, क्योंकि यूरोप से परंपरा वही आई हुई है, इसलिए। तो ये छत का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई, और इन्होंने अपने उसके लिए गहरे रंगों का प्रयोग किया, गहरे रंगों का प्रयोग। तो ये है आपके ओबेरियन शैली की विशेषताएं। आराम से याद हो सकता है क्या क्या है, कैसे कैसे है। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इन्होंने चर्च के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, तो यहां देखिएगा, इनकी बरोक शैली, बरोक या बरोन शैली, ये इन्होंने चर्च के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया, चर्च के लिए। यहां इनकी खास बात क्या है, इसके लिए इन्होंने लकड़ी और सोने की नक्काशी से बने हुए अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने तैयार किया था। यानी कि इसमें खास बात क्या है, ध्यान रखना, संगमरमर का फर्श, फर्श, लकड़ी और सोने की नक्काशी, लकड़ी और सोने की नक्काशी, ठीक है ना,
ये इन्होंने इस्तेमाल किया। तीसरा, इन्होंने इसके सजावट के लिए चित्रकारी का उपयोग किया। चित्रकारी का उपयोग इसकी सजावट के लिए अंदर से, ठीक है ना। तीसरा, इन्होंने नुकीले गुंबद कह लीजिए या मेहराब कह लीजिए, नुकीले गुंबद का प्रयोग आप देख सकते हैं। ये रहा नुकीले गुंबद, ये रहे सब के सब नुकीले गुंबद। यहां पर कहीं पर भी देखेंगे तो स्टार्टिंग के इनके ये नुकीले वाले गुंबद ही इनके उपयोग किए गए हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, नुकीले इनके गुंबद हैं, ठीक। ये इनकी खास बात है इसमें। अब इनके उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण इनके कई सारे हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स हैं आपका कोच्चि का फ्रांसिस चर्च, ठीक है ना। एक है आपका बेसिलिया ऑफ बॉम चर्च है, ये एक बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस चर्च, बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस चर्च है, जिसका एग्जाम्पल है ये रहा बेसिलिया चर्च, बेसिलिया बॉम जीसस चर्च, ये इन्होंने बनाया। सेंट फ्रांसिस चर्च, ये सारे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एवरीबॉडी, तो इनकी विशेषताएं याद रहेंगी, क्या विशेषता है, क्या खास चीजें हैं, किस तरीके से उन्होंने बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं डचों के बारे में। डचों की कोई विशेष शैली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गॉथिक शैली जो परंपरागत चली आ रही थी उसी शैली को इन्होंने अपनाया था, और दोनों चीजों के लिए अपनाया। विशेष इनके कहा जाए कि कोई खास चीज नहीं थी। इन्होंने जो केंद्र बनाया था उसको ध्यान रखना, इन्होंने सूरत, भड़ौच, यहां पर इन्होंने अपने केंद्र बनाए थे, ठीक है ना। इवन कोच्चि अहमदाबाद में भी थे, कोच्चि में भी, अहमदाबाद में भी, यहां पर ये रहे हैं, इन्होंने अपने केंद्र बनाए थे, ठीक ना। इन्होंने मूलतः जो बल दिया, इन्होंने मूलतः ध्यान रखिएगा, इन्होंने कब्रिस्तान के निर्माण पर बल दिया था। कब्रिस्तान निर्माण पर बल दिया था, ठीक है ना, कब्रिस्तान के निर्माण पर, एवरीबॉडी, ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने एक काकरिया झील बनवाई थी अहमदाबाद में, काकरिया झील अहमदाबाद में, ये इन्होंने बनवाई। और झील के चारों तरफ से सोचिएगा, उसके चारों ओर गुंबदाकार कब्रों का निर्माण करवाया था। इसी के चारों तरफ कब्र बनवाई थी, कैसी, गुंबदाकार, गुंबद के आकार की कब्रें यहां पर बनवाई गई थी, यहीं पर। क्लियर एवरीबॉडी। कोच्चि में इन्होंने मट्टन चेट्टी महल भी बनाया था। तो ये जो महल है, ये कोच्चि का मट्टन चेट्टी महल है, कोच्चि का मट्टन चेट्टी महल, ये इन्होंने ही बनवाया था। और ये दोनों इसी के एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों, मट्टन चेट्टी महल कोच्चि का, ठीक है ना। इस महल में भी पीछे की साइड में देखेंगे तो अंदर बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। और इसी के बराबर में इन्होंने एक कब्रिस्तान भी बनवाया हुआ है इसी के बराबर में, तो वो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिएगा इनके संदर्भ में। एवरीबॉडी क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करें तो फ्रांसीसियों के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, फ्रांसीसियों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। तो फ्रांसीसियों की जो शैली है, एक है कार्टेशियन शैली और दूसरी है गॉथिक शैली। कार्टेशियन शैली जो है आपके नगर निर्माण के लिए है, नगर निर्माण, और बाकायदा इन्होंने एक ग्रिड पैटर्न पर शहर को विकसित किया था, बिल्कुल शहर को एक ग्रिड पैटर्न पर इन्होंने विकसित किया था, ठीक है ना। चंद्रनगर हो, पौंडीचेरी हो, माहे हो, यनम हो, करिकाल हो, ये सभी इनके क्षेत्र थे, ठीक। और यहां पर उन्होंने सबसे प्रमुख जो शहर की प्रणाली का विकास किया था वो थी पौंडीचेरी का,
पौंडीचेरी नगर, और इसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, एक ये और एक ये, और दोनों के अलग अलग नाम थे। एक था विले ब्लैंक और एक था विले नॉरे। ध्यान रखना, विले ब्लैंक और एक था विले नॉरे। ये दो क्षेत्र हैं शहर के, ठीक। अब ये खास बात क्या है, विले नॉरे जो है ये आपके बड़े लोगों के लिए है, बड़े अधिकारियों का क्षेत्र है, कार्यों का क्षेत्र, और ये छोटे लोगों के लिए, लोगों का, विले ब्लैंक और विले नॉरे का, ठीक है ना। शहर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। ओके, अब कंडीशन क्या है कि इनकी, ये तो शहर विभाजित कर दिया, अब मकान कैसे हैं। इन्होंने जो मकान बनाए हैं, यहीं पर ध्यान रखिएगा, वो भी मैं बताऊंगा। इनके जो मकानों की संरचना है, आवास की संरचना, फ्रांसीसियों के आवास की संरचना, आवास को कहा जाता है विला। क्या कहते हैं? विला। अब आप सोचते हो ना, कुछ लोग अपने घर का नाम लिख देते हैं फलाना विला। विला मतलब बाकायदा उनकी अपनी एक स्टाइल है, ऐसे ही हर किसी मकान को विला नहीं कहा जाता, ध्यान रखना, ठीक है ना। विला फ्रेंच कहा जाता है, विला फ्रेंच या विला कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा मकान के चारों तरफ बीच में एक ये रहा आपका बड़ा सा आंगन, ये है आंगन, मकान के बीच में बड़ा आंगन, ठीक है ना। उसके आगे, मकान के आगे एक बड़ा सा बरामदा, ये रहा, क्या है? बड़ा सा बरामदा, और यहां से आपकी एंट्री, और ये इसके कमरे बने हुए हैं इस तरीके से, ये रहे, ये आपके कमरे वगैरह ये बने हुए हैं इस तरीके से, आप देखेंगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। ये एंट्री है आपके, बीच में खुला हुआ आंगन। अब कहोगे साउथ में तो ऐसे ही बनते हैं, साउथ इंडिया की फिल्मों में देखेंगे तो आपको इसी तरह के दिखाई देंगे, इसी तरीके के, ठीक है ना, बड़ा आंगन। इनमें जो है आपके ये देखेंगे तो खिड़की युक्त दरवाजे हैं, खिड़की युक्त दरवाजे, खिड़कियां अलग नहीं बल्कि एक साथ, जो आपने अपने घरों में भी देखी होंगे। खिड़की युक्त दरवाजे कैसे? खिड़की भी कैसी? इस तरह की यूं, ये रही खिड़की युक्त, यानी कि आपने ये स्ट्रक्चर बनवाया, ये रहा पूरा डिजाइन, ठीक है ना, पूरा डिजाइन आपने देखा हो ना। खिड़की का एक बड़ी सी लकड़ी की रेलिंग है, उसमें लोहे की बीच में ये बना दिया गया है, जाली बना दी गई है। इसमें जो दरवाजा है वो दरवाजा कैसा है? ये रहा, ये दरवाजा है, और बाकी पर आपकी रेलिंग टाइप की बनी हुई है, ये इस तरीके से लोहे की। ये दरवाजा देखा है कि नहीं देखा? ऊपर लकड़ी, नीचे बीच में लोहे की रेलिंग, और बीच में ये दरवाजा है, ये रहा। और ये जो कंसेप्ट है ये यूरोप का, फ्रांस का कंसेप्ट है मकान का, दरवाजे का खिड़की के साथ। यानी कि एक तो ये हो गई इस तरह की, आपने कभी कभी देखा होगा आपके घरों में, कुछ में किसी में ये भी होता है इस तरीके से, दरवाजा और खिड़की दोनों एक साथ, ये रही, ये दरवाजा और दरवाजे के साथ में ये खिड़की भी है, बड़ी सी खिड़की पूरा। इस तरीके की भी आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। तो इस तरीके का भी कंसेप्ट यहां पर चला था, और ये इन लोगों ने ही बनाया था। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? वही जो आपने बताया था, कार्टेशियन शैली का कंसेप्ट, नगर निर्माण का, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझिए। और दूसरी खास बात क्या है, ये जो है ये सभी मकान एक क्रम में बने हुए होते थे, ध्यान रखना, आवास सभी एक क्रम में बने होते थे, यानी कि एक रोड जा रहा है तो रोड के दोनों तरफ सीधे इसी तरह के विला बने हुए हैं, और वो बेहतरीन टाइप के विला होते हैं। ऊपर छजली होती है, खपरेल रखी होती है, नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बड़े लंबे से ये बने होते हैं, जो आप देखेंगे तो इस तरीके का, बिल्कुल काफी हद तक इसी तरीके से हम कह सकते हैं।
इसी तरह के विला आपके बने होते हैं बड़े अच्छे अच्छे से, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर है बस इनके दरवाजों खिड़कियों को लेकर के, ठीक है ना। और दूसरा इसमें इन्होंने जो बनाया वो था इनका चर्च को लेकर के। इन्होंने भी कुछ चर्च बनाए और चर्च की जो इनकी शैली है उसको हम कहते हैं टिपिकल गॉथिक शैली। गॉथिक शैली ही है, टिपिकल गॉथिक शैली इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें आपका जो परंपरागत जो कंसेप्ट है जो मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा था, ये देखिएगा, ये रही आपके, यह टिपिकल गॉथिक शैली है। इसमें कहीं पर भी किसी तरीके का कोई गुंबद नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा आपका बड़ा ऊंचा सा आपका, ये एक नहीं बल्कि तीन तीन आपके क्या हैं, मेहराब हैं, तीन तीन मेहराब। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये रहा आपका, जिसे हम कह सकते हैं, इसका नाम है आपका क्या बोलते हैं उसको, बसलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च। जीसस चर्च बसलिका, बसलिका का सेंट जीसस चर्च पौंडीचेरी, ये रहा, टिपिकली उसी कंसेप्ट में दिया गया, ठीक है ना। इसमें हल्के भूरे और सफेद रंग के बनाए जाते हैं। इसमें देख सकते हैं हल्के सफेद भूरे रंग की संरचना, नुकीले बड़े मेहराब, कोई विशेष गुंबद नहीं बल्कि परंपरा ही यहां पर चलती रही है, देखेंगे तो, बल्कि क्या चलती रही है, परंपरागत व्यवस्था, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं इनका, ये रहा फ्रांसीसियों का स्ट्रक्चर, फ्रांसीसियों की कॉलोनी जो बनी हुई है, जो मैं बता रहा था, उनका प्रॉपर तरीके से विला टाइप के ये सारी चीजें बनी हुई हैं। ये देखेंगे आपकी खिड़कियां अंदर पूरा, ये इसी तरह का कंसेप्ट है। ये फ्रांसीसियों का है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनका, ये बाकायदा पूरा एक ग्रिड सिस्टम में एक क्रम से बने हुए हैं, एक क्रम से। अब चले जाइए आप पौंडीचेरी में, यही पौंडीचेरी का सीन है, ये करंट का सीन है और ये परंपरागत पुरानी संरचनाएं हैं, इस तरीके से आप देख लीजिएगा, एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर। अंदर बाकायदा इनमें पूरा का पूरा वही होता है जो मैं बता रहा था, आंगन होता है, पूरा बरांडा होता है, सारी चीजें हैं अंदर। यहां देखेंगे तो अंदर के साइड में यहां पूरा बरांडा मिलेगा आपको, यहां घुसेंगे एंट्री करेंगे, उसके बाद बरांडा, बरांडे के अंदर मकान, मकान के पीछे बीच में आपका आंगन मिलेगा प्रॉपर। उस तरीके के स्ट्रक्चर इनका रहता है, ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने जो बनाया उनको आप देख सकते हैं, वो गॉथिक शैली के उसको लेकर के। तो इसमें अन्य जो स्ट्रक्चर हैं इसमें देखेंगे तो एग्जाम्पल वो देख सकते हैं। इसके अंतर्गत मैंने बताया था बसलिका जीसस चर्च, बसलिका जीसस चर्च है। एक आपका आवर लेडी ऑफ द क्यूलेट कंसेप्शन कैथेड्रल चर्च है। कैथेड्रल चर्च वो भी इनका एक उदाहरण है, ठीक ना। एक इन्होंने किला बनवाया था, सेंट फोर्ट लुइस का किला बनवाया था, ये भी इन्होंने बनवाया था। तो उसमें उन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल भी किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि केवल पौंडीचेरी तक ही सीमित रहे। पूरे भारत पर जो कब्जा था वो था ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स ने कितनी सारी शैलियों और कलाओं का विकास किया है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर पूछा गया तो यही वास्तव में आपकी आधुनिक कला है,
यही वास्तव में आपकी आधुनिक कला का नमूना है। नव गौथिक, इंडो शार्सेनिक और बहुत सारी रेनेसा हैं, विक्टोरियन हैं, तमाम तरह की शैलियों का इन्होंने इस्तेमाल किया है और हर कला का इन्होंने इस्तेमाल किया है, हर तरह की कला को इन्होंने उपयोग में लिया है। लेकिन अगर हम इनकी कलाओं के बारे में बात करें, सारी चीज़ों के बारे में बात करें, तो बात आती है कि आखिर इन्होंने इतने स्थापत्य का विकास क्यों किया जबकि इनको यहां रहना नहीं था। तो जब रहना नहीं था तो कितना स्थापत्य क्यों विकसित किया? ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने कोई शहर नहीं बसाया, किसी भी अपने नागरिक को यहां बसने की परमिशन नहीं दी विशेष तौर पर, ठीक है ना, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि अपनी शैली विकसित करना, अपना अलग तरीके से अपने आप को अलग रखना, इनकी शुरू से शैली थी। इसीलिए इनके अपने स्थापत्य के विकास के कारण क्या थे? पहला पॉइंट ये समझिए, स्थापत्य के विकास के कारण, तब हम बात जान पाएंगे कि आखिर स्थापत्य की विशेषता क्या है। पहला कारण तो यह था कि ये एक भिन्न परिवेश में अपनी शैली विकसित करना चाहते थे, अपनी शैली चाहते थे कि हमारी अपनी शैली हो, ना कि भारतीयों की शैली, भारतीयों के बने मकान में हम रहे, ठीक। दूसरा, ये चाहते थे कि अपनी जो प्रभुता है, संप्रभुत्व, अपने प्रभुत्व को दर्शाना, अपनी श्रेष्ठता को दर्शाना, अपने प्रभुत्व को, देखो हम यहां रहते हैं, हम आपके शासक हैं, हम आपसे अलग हैं, सुपीरियर हैं, हम आपके प्रभुत्व को दर्शाना चाहते हैं, ठीक है ना। तीसरा, भारतीय शासकों से अलग दिखना, भारतीयों से पृथक दिखना, इसलिए उनके जैसे में रहना नहीं चाहते थे, पृथक दर्शाना, अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाना, ठीक है ना। तीसरा, चौथा पॉइंट, भारतीय जनता से दूरी बनाए रखना, इसलिए सामान्य मकानों में ना रहना, सामान्य मकानों में वो इसलिए रहना नहीं चाहते थे, यानी कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता, अपना प्रभुत्व, अपना भिन्न प्रवेश और अपनी परंपरा, इसलिए उन्होंने अपनी अनेक शैलियां अलग अलग तरीके से इनको विकसित की थी। ये इनके मुख्य कारण थे कि कैसे कैसे किया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कई शैलियों का विकास किया। नगर तो विशेष तौर पर नहीं थे, लेकिन इनकी बिल्डिंगें थी। ये जो आप जो देख रहे हैं, ये यहां का स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोस्तों स्ट्रक्चर है आपके पेशावर का, पेशावर के कॉलेज का। वहां पर उन्होंने कॉलेज बनाया था पेशावर में। ये है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST, ये CST है मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये आपका कहां है? ये आपका पेशावर का कॉलेज, पेशावर कॉलेज, वहां इन्होंने बनाया। अब आप समझिएगा, बाकी मैं और डिटेल जो है अभी आपको बताऊंगा, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक। ये आप देखेंगे तो यहां पर उन्होंने गुंबद और अन्य चीजों का निर्माण किया। ये आप देख सकते हैं, आपका मद्रास का आपका क्या है, ये हाई कोर्ट, ठीक है ना। ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक। ये देखेंगे तो आपकी अलग संरचना है, बेहतरीन। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए, ये तो हमको समझ में आ गया कि इन्होंने क्या क्या चीजें अपनाई थी, क्यों अपनाई थी। अब इन्होंने कौन कौन सी कला, कौन कौन सी शैलियों का उपयोग किया है, वो आप समझिएगा। इनकी विशेषताएं क्या है जो इन्होंने अपनाई थी, ठीक है ना। इनकी विशेषताएं थी बंगला बनाने की, विशेषताएं बंगला की। ध्यान रखना, बंगला जो शब्द होता है, ये होता है आपके ब्रिटिशर्स के तौर पर बंगला, और ये बंगले बनते थे झोपड़ी की तरह, झोपड़ी की
तरह बनाए जाते हैं बंगला। जो डचों ने देखा था, डचों के इस क्रम में मैंने आपको दिखाया था, वो आप देखेंगे तो डचों की जो परंपरा है ये इस तरह के, इसको कहते हैं हम बंगला स्ट्रक्चर, यानी चारों तरफ खुला मैदान, रेलिंग और बीच में एक मकान, बंगला स्ट्रक्चर। ये यूरोपियों की, खासकर इन्होंने अपना अलग बनाना शुरू किया था बंगला कंसेप्ट जो है। ओके, क्लियर है? तो बंगला का परंपरा झोपड़ी नुमा बनाना शुरू किया, ठीक ना। कैसी होती है? झोपड़ी की तरह होती है, इनमें खपरेल होती है, ठीक ना। ये ढलान युक्त होती है, ढलान युक्त छत होती हैं, छतें होती हैं, ढलान युक्त छतें होती हैं, ठीक ना। चारों ओर इसके जैसा मौसम होता उसी के अनुसार इनको बनाया और बसाया जाता है। सारी चीजें हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अंदर जो होता है, अंदर वो होता है रेखा गणितीय अलंकरण, रेखा गणितीय अलंकरण होता है, यानी कि बहुत सारे कलाकारियां बनी होती हैं, चित्र वित्र कम और डिजाइन्स वगैरह ज्यादा होती हैं उसमें, ठीक है ना। ये सारी चीजें आई। बाद में जाकर के इन्होंने कुछ नई परंपराओं का शुरुआत की। नई परंपरा जिसे हम नव गौथिक शैली कहते हैं, नव गौथिक शैली, या कह सकते हैं नव शास्त्रीय शैली कहते हैं इसी को, या इसी को रेनेशा शैली भी कहा जाता है। रेनेशा शैली, नई परंपरा। इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया वो आप ध्यान रखिएगा। इस परंपरा के अंतर्गत इन्होंने जो चीजें अपनाई वो थी आपकी ऊंची उठी हुई छतें, ऊंची छतें। दूसरा, बल्ब गुंबद का कंसेप्ट, बल्ब गुंबद की अवधारणा। बल्ब गुंबद क्या होता है? सामान्य गुंबद नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा सा अलग होता है, यूं इस तरीके का गुंबद, जैसा ताजमहल पे है। ताजमहल का भी प्रॉपर बल्ब गुंबद नहीं है, हल्का सा बल्ब गुंबद है, ये इस तरीके से, यूं इस तरीके से बल्ब टाइप का, हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा झुका हुआ, फिर ये नुकीला गुंबद की तरह, ठीक ना। तीसरी विशेषता इनकी नुकीले मेहराब की कल्पना लेकर के आए। नुकीले मेहराब की परंपरा को इन्होंने अपनाया इसी में, ठीक है ना। और बारीक सज्जा यानी कि महीन अलंकरण, महीन अलंकरण ये देखेंगे तो आपको ये देखिएगा, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आप गुंबद देख रहे हैं, ये रहे आपके, ठीक है ना। नुकीले आप मेहराब देखेंगे, यहां पर आपको ये सब चीज मिलेंगे, नुकीले मेहराब, अलंकरण बहुत महीन है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। सेम इसी तरीके के गुंबद यहां पर भी आपको मिलेंगे, नुकीले छोटे 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 छतरियां आपको मिलेंगे, गुंबद मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं, ये सब इन्होंने इसी में अपनाया हुआ है। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये इन्होंने यहां पर अपनाया। इसके और एक देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये सब आपके उसी तरीके के हैं, छोटे छोटे गुंबद और उस तरह की संरचनाएं, ये इन्होंने अपनाए। बाद में जाकर के इन्होंने एक नई परंपरा और शुरू की, एक और नई परंपरा, एक नई परंपरा और शुरू की, उसे कहते हैं इंडो सार्सेनिक कला, इंडो सार्सेनिक शैली कहते हैं, इंडो सार्सेनिक शैली। सार्सेनिक के क्या क्या होता है? सार्सेन क्या होता है? सार्सेन होते हैं यूरोप में रहने वाले मुस्लिम, यूरोप में रहने वाले मुस्लिम जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? सार्सेन कहते हैं। तो इसका मतलब यूरोप में मुसलमानों की परंपरा विकसित हुई थी, उसी को सार्सेनिक कला कहा जाने लगा। और उस सार्सेनिक कला को जब इंडिया की कला के साथ मिश्रित किया गया तो कहा गया इंडो सार्सेनिक कला, ठीक है ना। इसमें क्या क्या विशेषता होती है ध्यान रखना। इसमें आपके अनिवार्य विशेषता होती है गुंबद, गुंबद, ठीक है ना, छतरियां, ठीक है ना,
आपके छज्जे, जो भारतीय परंपरा है, ये छज्जे, छतरियां, ये सारी की सारी इसमें, ठीक है ना। और ये भी छज्जे भी कैसे, बाहर निकले हुए, अंदर नहीं, बाहर निकले हुए, बाहर से निकले हुए छज्जे, जिसमें हम खड़े होकर के बाहर से देख सकते हैं, ठीक है ना। नुकीले शिखर, गुंबदाकार छत, छत भी बनाए गए, तो साधारण छतें नहीं, गुंबदाकार छतें बनाई गई, ठीक है ना। और क्या किया गया इसमें, नुकीले शिखर बनाए गए, नुकीले शिखर आपके इसमें बनाए गए। ये नई परंपराएं इसमें और दर्शाई गई, ठीक है ना। साथ के साथ लघु गुंबद की परंपरा भी आई, लघु गुंबद की परंपरा ये रही, ये रही। इसमें अब आप देख सकते हैं, ये रहा आपका, ये है आपका विधानसभा। कहां की, ये विधानसभा है, बेंगलोर की, जहां बनाई गई थी ये विधानसभा, वहां की बनाई गई है। इसमें भी देखेंगे तो आपके वही नुकीले छज्जे टाइप के ये रहे, आपके सारे छोटे 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 गुंबद हैं, उसी तरह की बेहतरीन संरचना है। ये देखेंगे, ये आपकी बेहतरीन आधुनिकता का नमूना है, भारतीय संसद पुरानी वाली, ठीक है ना, पुरानी वाली भारतीय संसद। ये देखेंगे तो ये है आपका खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज, लघु गुंबद, दीर्घ गुंबद, छोटे छोटे छज्जे, छतरियां, ये आपके बाहर दिख रहे हैं, ये छज्जे बने हुए हैं, बाहर निकले हुए छज्जे, ये छोटे 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 छोटे, ये आपकी छतरियां हैं, ये गुंबद हैं, ये सब निकले हुए हैं। ये बेहतरीन नमूना है, आप देख सकते हैं, आपको लग ही नहीं रहा कि जैसे कॉलेज हो कोई है। ये है आपका विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया, टर्मिनस या टर्मिनल भी कह सकते हैं, ये कलकत्ता में, बेहतरीन नमूना। देखेंगे छोटे, लघु, बड़े गुंबद, बाहर आपके उसी तरीके की सारी संरचना, ये आप देख रहे हैं ना, छज्जे ये निकले हुए हैं, छज्जे और छतरियां छोटे 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 ये बने हुए हैं। और ये तो बेहतरीन है, विद मूर्तियां, यानी मूर्तियों के साथ, स्कल्पचर के साथ बनाया गया बेहद ही खूबसूरत नमूना है। और इसका पर्पस क्या था, ये इसका पर्पस, इन सारे स्थापत्य का पर्पस ये था कि हम आपको अपने आप से, दूसरों से सुपीरियर दिखाएं, अपनी कला की सुपीरियरिटी को दिखाएं, अपने प्रभुत्व को दिखाएं, कला की प्रभुत्व को दिखाएं, और सबसे बड़ी चीज, आपके संसाधनों का इस्तेमाल करें, अपनी इंजीनियरिंग की जो स्किल है उसको दर्शाएं। ये इसके संदर्भ है। ये विक्टोरिया टर्मिनस है, ये रात का सीन है विक्टोरिया टर्मिनस का, ये भी विक्टोरिया टर्मिनस है, विक्टोरिया हॉल, ये रहा पूरा नाइट का सीन कलकत्ता में। कभी मौका मिले तो जरूर जाकर के देखिएगा। तो ये सारे के सारे, इन सब की जो विशेषता है वो मैंने आपको सभी आप लोगों को चर्चा कर दी है। यानी कि हम कह सकते हैं आधुनिक काल की स्थापत्य कला भी अपने आप में किसी से अलग नहीं है, किसी से कम नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक नमूने हैं, एक से बढ़कर एक इसके साक्ष्य हैं। तो इनको जरूर एक बार जरूर देखिएगा, मौका मिले तो जरूर देखिएगा। और एग्जाम में लिखने के लिए जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, हर तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी कोर्स या कोई भी बुक परचेज करते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, चाहे ऑप्शनल का, चाहे जीएस का, चाहे सीसेट का या एनसीईआरटी का, कोई भी MK लाइव कोड इस्तेमाल करोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ के साथ मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।